हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे डकैती के बारे में। जी हाँ, हम कर रहे हैं बीएनएस का क्विक रिवीजन। माफ़ी चाहूँगी, कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे जिस कारण वीडियो नहीं बन पाए थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी अपन कोर्स को कंप्लीट करें और साथ में क्या करें, फटाफट से रिविज़न कंप्लीट करें, क्योंकि आज की तारीख से 20 दिन के एग्ज़ाम रह गए हैं और हमें जल्दी से जल्दी क्या करना होगा, अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी मजबूत चल रही होगी। तैयारी अच्छी चल रही है तो फटाफट से हमारे साथ क्विक रिवीजन शुरू कीजिए। अब तक हम बीएनएस का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें हमारी 10 क्लासेस हो चुकी। तो जिन्होंने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है वो पहले जाके वो क्लासेस देख सकते हैं। हमने बीएनएस का रिवीजन किया है, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम बात करते हैं डकैती के बारे में। इससे पहले हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस के जो वीडियोस हैं वो देख के आ चुके हैं, क्लासेस हमने ले ली हैं, लेकिन अब आज वाले चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे डकैती के प्रोविज़न। देखिए क्या होती है डकैती। तो जिन्होंने अगर चोरी, उद्यापन यानी कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन वगैरह, रोबरी वगैरह इनको नहीं देखा है तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के ऑफेंस वगैरह को शुरू करने से पहले देख के आएंगे। मतलब पहले पुरानी क्लासेस को देखेंगे तब यहाँ तक पहुँचेंगे, तब आपके क्या होगा, वीडियो समझ में आ पाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जल्दी से जल्दी हमको कंप्लीट करना है। तो ये बोल रहा है सेक्शन नंबर 310, बीएनएस का है 310। क्या बोल रहा है, वही सेक्शन है जो है आईपीसी का। आईपीसी का कौन सा सेक्शन है, 391 आईपीसी का। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ ही साथ क्या करें, फटाफट से आईपीसी को भी साथ में लेते हुए चलें। तो क्या होगा, हमारा बीएनएस के साथ रिवीजन किसका हो जाएगा, आईपीसी का। और अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम आईपीसी को दोबारा उठाएंगे और आईपीसी का रिवीजन करेंगे बीएनएस के साथ में। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बीएनएस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप देखिए, 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट या लूट करने का प्रयत्न कर। अभी हम इससे पहले लूट को देख के आए थे कि आखिर रॉबरी क्या होती है। तो क्या करते हैं, लूट को जब देखा था तो ये बोल रहा है कि जो लूट कार्य करने में, अब यहाँ पर स्पेसिफिक क्या दे रखा है, 5, यानी कि कम से कम कितने व्यक्ति होनी चाहिए, कम से कम होने चाहिए 5 व्यक्ति, यानी कि 5 व्यक्ति कम से कम होंगे और इससे प्लस कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। ये सब व्यक्ति क्या करेंगे, लूट करेंगे, यानी कि रॉबरी करेंगे या रॉबरी करने का प्रयत्न करेंगे, यानी कि अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोला, चोरी कब लूट बनती है, उद्यापन यानी कि एक्सटॉर्शन कब लूट बनता है, ये हम इससे पहले पढ़ के आए थे। तो ये ऐसे बोल रहा है कि भाई जो लूट वाला काम है वो करते हैं कौन, 5 या अधिक व्यक्ति। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5 व्यक्ति होने चाहिए। वो लोग क्या करेंगे, लूट करेंगे। लूट के साथ क्या कर सकते हैं, लूट करने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। इसके साथ क्या होगा, 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करने का प्रयत्न करते। देखा आपने क्या बोला कि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट या लूट करने का प्रयत्न करते हैं। लूट या इसके प्रयत्न करते समय उपस्थित है या सहायता करते हैं। तो क्या बोल रहा है, लूट करने के लिए 5 या अधिक व्यक्ति या तो उसका अटेम्प्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं, वो जॉइंटली भी काम कर सकते हैं। भाई एक साथ खड़े होकर सारे काम कर रहे हैं कि 5 व्यक्ति एक साथ खड़े होकर लूट कर रहे हैं, या अलग अलग जगहों पर हैं कि भाई वो व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है, देख वो व्यक्ति वहां से निकल गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है सहायता करते हैं, लूट करने में भी सहायता करते हैं कि देख वो व्यक्ति है बैंक से पैसे निकल के लेके निकल रहा है, तू क्या करना, जैसे ही वहां पहुंचेगा, मैंने देख लिया वो यहाँ से निकल रहा है, तो तू क्या करना, उसको पकड़ लेना रास्ते में। फिर तो क्या होगा, ये लोग इंक्लूड किस में हो जाएंगे, डकैती में। तो 5 या अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, लूट करते हैं, लूट का प्रयत्न करते हैं या लूट करने में सहायता करते हैं, तो वो ज्वाइंटली लायबल होंगे। कौन से व्यक्ति, जो 5 व्यक्ति हैं जो लूट कर रहे हैं। और केवल 5 व्यक्ति ही होंगे क्या, कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों के हर व्यक्ति लूट करने में सहायता या प्रयत्न या लूट करता है तो कहा जाता है कि डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी क्या बोला, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि लूट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन डकैती करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। जो 5 व्यक्ति लूट करेंगे,
या लूट करने में सहायता करेंगे, यानी कि डकैती करेंगे वो, यानी कि रॉबरी करने में 5 या अधिक व्यक्ति या तो लूट करते हैं यानी रॉबरी करते हैं, या रॉबरी का अटेम्प्ट यानी कि प्रयत्न करते हैं, या फिर कोई हेल्प वगैरह करते हैं, सहायता करते हैं, तो वो जो सभी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, लूट के लिए माने जाएंगे कि उन सब ने मिलकर लूट की है। तो इस तरीके से जो लूट की जाती है वो क्या होती है, डकैती कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में। डकैती में स्पेसिफिक नंबर दे रखा है 5, यानी कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज याद करनी है कि लूट में क्या स्पेसिफिक नंबर होते हैं, तो नहीं। डकैती में नंबर होते हैं, तो हाँ, कितने होते हैं, 5 नंबर होते हैं। ठीक है, कम से कम 5 नंबर होने चाहिए। इसका सेक्शन आईपीसी का कौन सा है और हमारे बीएनएस का कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिससे कि हमको क्या होगा, पता चल जाएगा कि आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर 310 के क्लॉज 2 में दे रखा है डकैती का दंड, यानी कि पनिशमेंट ऑफ डकैती। तो जो आईपीसी का है 395, 391 तो क्या कहा था, 391 में तो हमको डकैती के बारे में बताया था, और 395 बोल रहा है डकैती का दंड यानी कि पनिशमेंट। तो आजीवन कारावास यानी कि एलआई, या फिर कठिन कारावास जो कि कितना होगा, 10 ईयर्स का, और प्लस फाइन, यहाँ तक उसको क्या किया जा सकता है, पनिशमेंट किया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति डकैती करेगा उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर कठिन कारावास जो कि कितना होगा, 10 वर्ष तक का, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। थर्ड नंबर का क्लोज क्या कह रहा है कि आईपीसी का है सेक्शन 396, आईपीसी का है सेक्शन 396, क्या बोल रहा है, हमला सहित डकैती, यानी डकैती में व्यक्ति क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, किसके ऊपर, यानी कि 5 या अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लूट करने के लिए, 5 या अधिक व्यक्ति लूट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमला करके क्या कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। तो क्या बोला, हमला सहित डकैती, यदि 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर डकैती करते समय, यानी कि आपको क्या बोला, डकैती कब होती है, जब लूट वाले प्रोविजन किए जाते हैं 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा। तो जो 5 या अधिक व्यक्ति हैं वो लूट की जगह डकैती करते समय हत्या भी कर देते हैं, तब हर व्यक्ति मृत्यु से, आजीवन कारावास या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि उसने हमला किया, हमले से सामने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित हो जाती है तो बोला जाता है कि उसको डेथ का पनिशमेंट मिलेगा, एलआई मिलेगा, या फिर कठिन कारावास जो कि 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिए, ये वाला है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। आईपीसी का सेक्शन है 399 और है बीएनएस का कौन सा क्लोज है, 310 का क्लोज नंबर 4, याद कर लो बिल्कुल। 310 का क्लोज नंबर 1 बोलता है डकैती करने की तैयारी, बिल्कुल डकैती करने की तैयारी को पनिशमेंट दिया गया है, और इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। क्या बोल रहा है, जो कोई डकैती करने की तैयारी करेगा वो कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, प्लस फाइन से उसका पनिशमेंट देगा। यहाँ पे बेसिकली हमको क्या याद करना है, सेक्शन याद करना है कि भाई डकैती करने की तैयारी को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो 310 का क्लोज 4 कहता है कि डकैती करने की तैयारी पनिशमेंट मिलता है उसमें, जबकि 4th नंबर यानी कि आईपीसी का सेक्शन 399 कहता है कि डकैती करने की तैयारी को भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 5th क्लोज है 310 का, 310 का क्लोज 5 है, वही है जो आईपीसी का है 402। क्या बोल रहा है, डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना, यानी कि जो 5 या अधिक व्यक्ति है एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो डकैती करने के इंटेंशन के साथ अगर कोई व्यक्ति इकट्ठे होंगे, 5 या अधिक व्यक्ति इकट्ठे होंगे, तो क्या कहा जाएगा, उन्हें पनिशमेंट मिलेगा कठिन कारावास से, जिसकी अवधि होगी 7 वर्ष तक की, प्लस फाइन। आई बात समझ में, 7 ईयर प्लस फाइन की बात की गई है। क्या कहा गया है, डकैती करने की तैयारी कहाँ दंडनीय है, डकैती को कहाँ परिभाषित किया गया है, कितना पनिशमेंट मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। 5 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, बिल्कुल नोट कर लेना इस बात को और इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जा रहा है, देखो, डाकुओं की टोली होने का दंड, यानी कि कोई व्यक्ति डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है
तो क्या उसको पनिशमेंट दिया जाएगा? तो बिल्कुल दिया जाएगा। आईपीसी का तो है सेक्शन नंबर 400 और जो हमारा बीएनएस है उसका है 310 का क्लोज नंबर 6। क्या बोल रहा है भाई कि डाकुओं की कोई टोली में शामिल होगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। कितना पनिशमेंट दे दोगे भाई? तो आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, कठिन कारावास से जिसकी अवधि होगी 10 ईयर तक की, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? डकैती के प्रोविजंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है देखो, सेक्शन नंबर 311 जो है आईपीसी का 397, बीएनएस का सेक्शन है 311 जो कि आईपीसी का है 397। क्या बोल रहा है? मृत्यु या घोर उपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, यानी क्या कर रहा है? डेथ कारित करने के इंटेंशन के साथ या ग्रीवियस हर्ट कारित करने के इंटेंशन के साथ क्या कर रहा है? लूट या डकैती कर रहा है, रॉबरी या डकैती कर रहा है, तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा? तो बिल्कुल उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कि कम से कम 7 वर्ष तक का कारावास मिलेगा। ज़्यादा तो डिपेंड करता है परिस्थिति पर कि भाई उसने मृत्यु कारित की है, डेथ कारित की है, या फिर ग्रीवियस हर्ट कारित किया है या हर्ट कारित किया है। ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अब बोल रहा है बीएनएस का सेक्शन है 312। सेक्शन 312 क्या बोल रहा है? आईपीसी का है 398। क्या बोल रहा है? घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न करना, यानी कि डकैती करने के लिए क्या कर रहा है? वो घातक आयुध लेके जा रहा है, तलवारें लेके गए, बंदूकें लेके उठा के गए। तो ये बोल रहा है कि भाई उनको पता था कि हम जाएंगे, हमको कोई रोकेगा तो हम क्या कर सकते हैं? अपने इन जो घातक आयुध हैं इनका सहारा ले सकते हैं। तो फिर बोल रहा है कि अगर इस तरीके का काम किया, घातक आयुध का अगर सहारा लिया जाएगा तो कारावास मिलेगा जो कि 7 वर्ष से कम का ही नहीं होगा, यानी कि कम से कम 7 वर्ष तो होगा ही होगा। ज़्यादा कितना हो सकता है? जितना परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अब आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट, क्या बात कर रहे हैं? लुटेरों की टोली होने का दंड। कोई अगर लुटेरों की टोली बनेगा तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? 313 है हमारे एनएस का और है हमारे आईपीसी का 401। क्या बोल रहा है? वही कम से कम 7 वर्ष तक का कारावास, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमारा फास्ट रिवीजन था जिसमें हमने डकैती के प्रोविजन कंप्लीट किए। अब तक हमने चोरी, लूट, डकैती, उद्दापन ये सब चीज़ें देख ली है। जिन्होंने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है वो जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे जिससे आपका भी रिवीजन हो जावे और क्या हो, अपना भी काम बन जावे। अपना काम मतलब मेरा क्या उद्देश्य है कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी रिवीजन करवाऊँ। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन अब वो टेक्निकल इशू दूर हो चुका है। अब जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए ये वाली जो क्लासेस है हमारी एपीओ प्री की वो अवेलेबल करवाऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ डीलो जंक्शन पर और आ जाइए अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। क्या बोल रहा है? संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। क्या बोल रहा है? संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में कैसे किया जाएगा? तो देखो, सेक्शन 2 कंप्लीट करेगा 314 और 315, यानी कि जब संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग की बात आती है तो केवल 2 सेक्शन पढ़ने हैं। कौन से सेक्शन? 314 और 315। 314, 315। क्या हमको ये सेक्शंस याद होने चाहिए? तो बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग बीएनएस की किस धारा में दिया गया है। तो वहाँ पर हमको आईपीसी को नहीं सोचना है, हमको बीएनएस को ही सोचना है। और सोचते ही हमारे दिमाग में 2 सेक्शन आने चाहिए, 314, 315। ठीक है, अब आ जाओ, क्या बोल रहा है? बीएनएस का सेक्शन 314 वही सेक्शन है जो है 403 किसका? हमारे आईपीसी का। क्या बोल रहा है? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, यानी उसको अपने लिए परिवर्तित कर लेना। जो प्रॉपर्टी है उसको बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेना, यानी कि उसका किस तरीके से अपने लिए उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अभी देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है किसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी, मतलब यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कुछ नहीं कहा। क्या कहा गया है? जो कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति का
बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या फिर अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करेगा। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति के पास अपनी गाय को रख के जाता है, ठीक है, गाय को रख के जाता है। वो क्या करता है, वो उसको अपने पास रख लेता है, ठीक है ना, उसको देता है कभी भी, वो बोलता है तू उसका ध्यान रख लेना, चलो गाय को भी छोड़ो, प्रॉपर्टी से कर लो, कि प्रॉपर्टी वगैरह कोई चीज़ रखवा कर जाता है कि भाई ये मेरा फलाना चेक है, उसको क्या करना, कोई व्यक्ति आएगा उसको दे देना। तो वो उसको तो देता नहीं है और वो उसको क्या कर लेता है, अपने उपयोग के लिए दुर्विनियोग कर लेता है, अपने उस उपयोग के लिए उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो माना जाएगा कि उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। आई बात समझ में? तो क्या कहा गया है, जो कोई किसी की संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या अपने उपयोग के लिए क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा, खुद के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, तो क्या होगा, कम से कम 6 मास का कारावास और अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। देखिए हमारे एपीओ के क्विक रिवीजन की क्लास है, अगर एक एक पॉइंट में डिटेल में जाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमको क्या करना है, रिवाइज करना है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा, संपत्ति का बेईमानी का दुर्विनियोग कहाँ परिभाषित किया गया है, कितना पनिशमेंट दिया गया है, और इसके साथ इसके सेक्शंस कौन से हैं, आईपीसी के सेक्शंस कौन से हैं और बीएनएस के सेक्शन कौन से हैं। इतना पढ़ लिया, हमारा संपत्ति का बेईमानी का दुर्विनियोग जो है वो कंप्लीट हो गया, सेक्शन 314। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। सेक्शन नंबर 315 क्या बोल रहा है, वही सेक्शन है जो है 404 किसका, आईपीसी का। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति मर गया, उसके सामने कोई व्यक्ति मर गया है, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति उसके सामने मर जाता है, उसके गले में चेन वगैरह है, ठीक है, वो निकाल लेता है। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर ऐसे कोई व्यक्ति निकाल लेता है, देखिए आजकल तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब चीज़ें होती है, रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, कोई मर गया तो, कि भाई मर गया मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे सामने सीसीटीवी कैमरा लग रहा है और कोई व्यक्ति मर गया, उसके गले में सोने की चेन थी और वो सोने की चेन बाद में क्या दिख जाती है, मान लीजिए बी मरा था तो ए के गले में वो सोने की चेन मिल जाती है, तो क्या कहा जाएगा, जो बी के रिश्तेदार है वो कह सकते हैं कि भाई जो ए के गले में सोने की चेन है ना ये बी की है। तो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं मानता, ये तो मेरी चेन है। बोलेंगे अरे भाई थोड़ी देर पहले तो तेरे गले में थी नहीं, लेकिन जैसे ही बी की मृत्यु हुई है उसके बाद ये चेन जो है वो इसके गले से निकल के तेरे गले में आ चुकी है, तो तूने क्या किया है, मृत व्यक्ति की संपत्ति का दुर्विनियोग किया है, खुद के लिए उसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो कोई मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय जो उसके कब्जे में थी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा, तो क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है जानते हुए कि मृत्यु के समय कब्जे में थी जो वैध रूप से हकदार व्यक्ति है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बी नाम का जो व्यक्ति है ये मर गया है, ए नाम का व्यक्ति एक्सीडेंट के समय इसके सामने खड़ा था, अब ये क्या इसके गले में जो चेन थी ना, चेन वो बाद में क्या होता है इस ए के पास दिख जाती है, तो बी का रिश्तेदार है सी, वो आके बोलता है कि ये जो ए के गले में चेन है ना वो किसकी है, बी की है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो इसकी नहीं है, तो ए की ही है। अरे बोले सीसीटीवी कैमरा में देख लो, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे सामने मकान में सीसीटीवी कैमरा था, ये सारी बातें हो गई, उसके कब्जे में थी, तो वैध रूप से हकदार कौन हुआ उसका, चेन का वैध रूप से हकदार होता है सी, लेकिन ए ने क्या किया, उसकी चेन को अपने पास रख लिया। तो ये बोल रहा है या फिर उसको अपने उपयोग के लिए कन्वर्ट कर लिया, संपरिवर्तित कर लिया, तो ऐसे कहा जाएगा कि वो उसका बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, यानी उसका इंटेंशन कैसा है, गलत है, बेईमानी से उसने ऐसा काम किया है। तो कम से कम क्या होगा, 3 वर्ष तक की, उसको दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और अगर अपराधी लिपिक या सेवक हो तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या बोला, देखो कोई व्यक्ति मरा, उसके कब्जे में कोई संपत्ति थी, तो उसको अगर खुद के लिए कन्वर्ट कर देते हो तो 3 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पर जो व्यक्ति मरा है उसके लिपिक या सेवक ने ही ये काम किया है, मतलब संपत्ति का जो दुर्विनियोग किया है वो खुद के लिए कर लिया है उस मृत व्यक्ति की संपदा का, तो 7 साल की सजा हो जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ पर बेसिकली क्या पॉइंट याद करने हैं, 314 याद करना है जो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग बताता है। फिर बात करनी है संपत्ति के दुर्विनियोग का पनिशमेंट, जो कि 314 में दे रखा है। 315 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोल रहा है जो व्यक्ति मर गया है उसके कब्जे में कोई संपत्ति थी जब वो मरा था, तो क्या होगा, उसके वैध रूप से हकदार व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन उसका वैध रूप से हकदार व्यक्ति है उसको नहीं मिलती और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी संपत्ति को अपने लिए कन्वर्ट करवा देता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो देखिए बोल रहा है
कि जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पर जो व्यक्ति मरा है उसके लिपिक यानी कि क्लर्क ने या फिर सेवक यानी कि नौकर ने ही ये काम किया है। कौन सा काम? कि जो चेन थी वो उठा के खुद ने पहन ली, खुद के लिए संपरिवर्तित करा ली और पता लग गया, तो फिर क्या होगा? उसको पनिशमेंट मिलेगा। कितना? 7 साल तक का कारावास और जुर्माना। आई बात समझ में? तो हम चलेंगे नेक्स्ट नंबर के पॉइंट। जितनी जल्दी होगा हम इसको जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब थोड़े से बच्चे, बस ये संपत्ति वाला है और इसके बाद वो लोक उत्पात वगैरह है वो सब देखना थोड़े से। अब देखो आपराधिक न्यास भंग के बारे में बोल रहा है, सेक्शन नंबर 316। क्या बोल रहा है? आईपीसी का है सेक्शन नंबर 405। आईपीसी का सेक्शन नंबर कौन सा है? 405। आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है। आपराधिक न्यास भंग की बात कर रहा है। 316 तो है हमारे बीएनएस का और 405 है हमारे आईपीसी का, ठीक है? सेक्शन हमको याद होने जरूरी हैं। 316 बीएनएस, 405 आईपीसी। याद हो गया? तो आ जाओ आपराधिक न्यास भंग पर, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या बोल रहा है? जो कोई भी व्यक्ति संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर इस संपत्ति से बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या अपने उपयोग से संपरिवर्तित कर लेता है, वैध कब्जे का अतिक्रमण करता है, बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्यय करता है, तब वह आपराधिक न्यास भंग करता है कहा जाता है। तो क्या कहा गया कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए अपने ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं लोग, ठीक है? न्यासी वगैरह नियुक्त करते हैं, जानते ही होंगे आप, अपनी प्रॉपर्टी को रखने के लिए न्यासी वगैरह नियुक्त कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई मान लो किसी व्यक्ति को संपत्ति न्यस्त करी गई है। एक न्यासी ए नाम के व्यक्ति ने एक न्यासी नियुक्त किया बी को न्यासी नियुक्त किया, तो अपनी प्रॉपर्टी उसको न्यस्त कर दी। जब उसको न्यस्त की वो प्रॉपर्टी, तो उसने क्या किया? वो जो ए की प्रॉपर्टी थी ना, उसको क्या किया? अपने लिए कन्वर्ट करवा लिया। यानी कि उसका हकदार व्यक्ति कौन था? ए था। लेकिन उस न्यासी ने क्या किया? उसका अख्तियार यानी कि उसका कब्जा वब्जा सब अपने लिए कन्वर्ट करवा लिया, गलत तरीके से साइन वगैरह कराकर। बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, तो क्या कहा जाता है कि भाई उसने वैध रूप से संपत्ति का उपयोग करता है, व्यय करता है, तो कहा जाएगा कि उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। बात समझ में आई? दोबारा देखो, जो कोई आपराधिक न्यास भंग करता है यानी कि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति नष्ट की गई है कि भाई ये प्रॉपर्टी क्या है तू रख, ठीक है? ये अख्तियार की गई है कि भाई तू उसका देखभाल करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है अमेरिका में रहता है, उसकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, वो रेगुलर आ भी नहीं पाता, तो वो क्या करता है? अपने किसी रिश्तेदार को वो प्रॉपर्टी न्यस्त करके चल जाता है कि भाई तू यहाँ पर इसकी देखभाल वगैरह करना, तो जो भी किराया विराया आएगा वो तू रख लेना, भाई तू उसकी देखभाल कर रहा है तो तू उसको रख लेना। और उस व्यक्ति का तो क्या होता है? दिमाग हो जाता है खराब कि भाई मैं यहाँ पर देखभाल इसकी कर रहा हूँ, तो मैं ही इसका ऑनर होना चाहिए, मैं क्यों उसको ऑनर बना रहने दूँ? तो वो क्या करता है? बेईमानी की इंटेंशन उसका था, गलत इंटेंशन कि ये प्रॉपर्टी क्या है मेरे नाम हो जाए। तो वो क्या करता है? अपने को न्यस्त किए जाने पर क्या किया? ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी? बी को, इसलिए कि भाई तू इसकी देखभाल वगैरह कर ले, ठीक है? लेकिन ये क्या करता है? अपने उपयोग के लिए तो क्या करा लेता है? कन्वर्ट करवा लेता है, या फिर इस पर क्या करता है? वैध नहीं अवैध कब्जा, यानी कि कब्जा क्या है? अतिक्रमण, यानी कि जो उसका कब्जा बना हुआ है उस पर अतिक्रमण कर लेता है, ठीक है? फिर क्या होता है? या फिर उसको बेच देता है, ठीक है? अमेरिका से आएगा, पता नहीं कभी आके तो झांकता नहीं है यहाँ पर, क्या है बेच बाच के आराम से रहता हूँ। लेकिन क्या हुआ? अचानक से आ गया अमेरिका से कौन? ए, कि भाई चलो मैं बहुत दिन हो गए इंडिया गए, उसको अपने भारत देश की याद आ जाती है, ठीक है? तो फिर वो आ गया अपने इंडिया। वो आके तरह भाई मेरी तो प्रॉपर्टी है, कहीं जाके कोई रेंट पे मुझे कुछ वगैरह लेना नहीं पड़ेगा, होटल लेना नहीं पड़ेगा, कोई घर किराए पे लेना नहीं पड़ेगा। अब मेरे को छुट्टियाँ मिल रखी है 2-4 महीने की, मैं जाके रहता हूँ इंडिया में। वो आके देखता है कि भैया इसने तो घर ही बेच दिया, इसको अपने उपयोग के लिए कन्वर्ट कर लिया, या उसको तोड़ ताड़ के होटल बना दिया और उसको आराम से क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है, होटल बना के किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, कुछ भी कर रहा है मतलब खुद के लिए। तो क्या कहा जाएगा कि उसने क्या किया है? आपराधिक न्यास भंग किया है। आ गई बात समझ में? यानी कि उसने क्या किया है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। कहाँ पर डिफाइन किया गया है? बीएनएस के 316 में, जो कि आईपीसी का है 405। आई बात समझ में? सेक्शन 406 कहता है आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है? फिर बोल रहा है आईपीसी का सेक्शन 407, जो कि है हमारे, क्या बोल रहा है? वाहक या घाटवाल या भांडारिक के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग के द्वारा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये क्या है? हमारे रीड ओनली सेक्शन है, लेकिन अपन स्किप नहीं कर सकते,
तो क्या किया जा रहा है, इनको रीड किया जा रहा है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या था, आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित कहाँ पर किया गया है, पनिशमेंट कहाँ पर बताया गया है। और अब आगे देखो, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है 408 क्या बोल रहा है, लिपिक या सेवक के द्वारा आपराधिक न्यासभंग, यानी कि कोई क्लर्क है या नौकर है, अगर वो आपराधिक न्यासभंग कर देता है तो क्या होगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आ गया कि लोक सेवक अगर ऐसा करता है, लोक सेवक द्वारा बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा अगर आपराधिक न्यासभंग किया जाएगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आपराधिक न्यासभंग में बेसिकली जो चीजें पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है, आपराधिक न्यासभंग को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, पनिशमेंट कहाँ पर दिया गया है, लिपिक सेवक ने अगर ऐसा किया है तो कहाँ पर किया गया है। और अगर बहुत ज़्यादा भाई इसको बहुत ज़्यादा ट्रिकी पेपर बनाना है, क्लास में ये पूछ लेगा कि लोक सेवक या बैंकर या अभिकर्ता द्वारा अगर ऐसा आपराधिक न्यासभंग किया गया है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाए। चुराई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में देखो क्या बोल रहा है, चुराई हुई संपत्ति क्या होती है, चोरी हम पढ़ के आए थे, तो चोरी से जो प्राप्त संपत्ति होती है, थेफ्ट से जो प्राप्त संपत्ति होती है वो होती है चुराई हुई संपत्ति। तो ऐसे कह रहा है चुराई हुई संपत्ति, क्या केवल हम इसी बात को आगे बढ़ के चलेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि चुराई हुई संपत्ति में और भी कुछ बातें इंक्लूड होती है। ये केवल एक टेस्ट था कि आप लोग मेरे संग हाँ हाँ मिलाते हैं या नहीं, क्योंकि जैसे मैं बोलूँगी तो आप हाँ बोलेंगे, हाँ मैम चोरी हुई चुराई हुई संपत्ति तो वही होती है जो चोरी से मिली है, चोरी में से हमने लिया है, चोर व्यक्ति ने हमको बेच दी है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चोरी वाली जो संपत्ति है ना उसमें कुछ बातें और इंक्लूड हुई है। कौन सी इंक्लूड हुई है अभी हम आके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, तो सेक्शन है 317 ऑफ बीएनएस। कौन सा सेक्शन है, आईपीसी का है 410, आईपीसी का 410 और बीएनएस का कौन सा है 317। क्या याद होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में कौन से सेक्शन में बताया गया है, मतलब उसको कहाँ पर दंडित किया गया है या परिभाषित किया गया है, जो भी। तो चुराई हुई संपत्ति क्या होती है, ऐसी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी पर यानी कि कब्जा, ठीक है, ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा चोरी के द्वारा या फिर न्यासभंग अभी हम पढ़ के आए थे ना भाई, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति रखने के लिए दी। अंगूठी का उदाहरण ले लेते हैं, ये जो अंगूठी है ये क्या है, ये चोरी के द्वारा प्राप्त की है। न्यासभंग यानी कि उसको ट्रस्ट करके गया कि भाई तू थोड़े दिन रख ले, फिर उसके बाद देखते हैं, या फिर उसको लूट के द्वारा यानी कि क्या कहा गया है, रॉबरी के द्वारा प्राप्त की है, या फिर उसका आपराधिक दुर्विनियोग किया है। दुर्विनियोग यानी कि मान लीजिए वो संपत्ति किसी और की थी और उसको अपने लिए कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि मृत व्यक्ति वाली बात भी हो गई कि मृत व्यक्ति के बॉडी के ऊपर थी और उसने उसको खुद के ऊपर निकाल कर, वो चेन उसके गले से निकाल के खुद के गले में डाल ली। देखिए जहाँ आपको एग्जाम्पल याद रह सकते हैं ना वहाँ पर याद कीजिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक एक चीज़ को समझाने लगे, दुर्विनियोग क्या होता है, कैसे उसके एग्जाम्पल हैं, तो इलस्ट्रेशन वगैरह तो आप ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पर एक एक इलस्ट्रेशन को डिफाइन करने लग जाए। तो हमको क्या करना है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो हमको इलस्ट्रेशन देखनी है, क्योंकि हम इतने दिन से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जैसे फटाफट यहाँ से देखते हुए चलेंगे और इलस्ट्रेशन को देख लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। बाकी हम एमसीक्यू वगैरह दे ही रहे हैं, एमसीक्यू के साथ कनेक्ट कर। अब आ जाओ आगे, उदापन के द्वारा यानी कि एक्सटॉर्शन के द्वारा अंतरित की है, तो ऐसी संपत्ति क्या होती है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। यहाँ पर क्या हुआ, चुराई हुई संपत्ति कौन सी होती है, चोरी से प्राप्त की है, न्यासभंग से प्राप्त की है, दुर्विनियोग से प्राप्त की है, लूट से प्राप्त की है, या फिर एक्सटॉर्शन से प्राप्त की है। ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी मिली वो क्या होती है, हमारी चुराई हुई संपत्ति होती है। चाहे ऐसा अंतरण या दुर्विनियोग न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। क्या बोला है कि चाहे से ये कोई भी जो अंतरण वगैरह है ना, या फिर जो दुर्विनियोग क्या हो, चाहे से आपने भारत के अंदर किया हो, भारत के बाहर किया हो, वो क्या माना जाएगा, और उससे जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी। यदि ऐसी संपत्ति हकदार व्यक्ति के पास पहुंच जाए तब चुराई हुई संपत्ति नहीं। मान लीजिए ये ए नाम के व्यक्ति की अंगूठी थी, अगर चोरी के द्वारा प्राप्त हुई है, लूट से मिली है, एक्सटॉर्शन से मिली है, दुर्विनियोग से मिली है, न्यासभंग से मिली है, जब तक तो चुराई हुई संपत्ति। लेकिन मान लीजिए ये घूम फिर के क्या हुआ, जिस व्यक्ति की थी उसी के पास पहुंच गई, फिर ये चुराई हुई संपत्ति रहेगी, नहीं रहेगी। ये किसकी हो जाएगी, जिसकी थी उसके पास पहुंच गई, ये चुराई हुई संपत्ति नहीं रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली क्या होगा, आपको उदाहरण देके पूछे जा सकते हैं, इलस्ट्रेशन देके पूछा जा सकता है कि ऐसी संपत्ति थी, वो चुराई हुई संपत्ति थी,
तो वो उसके पास वापस पहुंच गई, तो क्या वो चुराई हुई संपत्ति होगी या नहीं होगी? कथन निष्कर्ष में बता दो, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो हमको नहीं पता पेपर क्या है, तो हमको हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। अब आ जाओ आगे, क्या बोल रहा है कि भाई चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। देखो क्या बोल रहा है, कोई भी 411 बोल रहा है आईपीसी का कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए अगर आपने अपना बेरक निकाल रखा है तो वहां पर ये जो मैं अंडरलाइन करा रही हूँ इनको आप हाईलाइट कर लीजिए, कि जिससे आप अगर आप लास्ट में पढ़ना चाहेंगे 1-2 दिन पहले, तो आप क्या करेंगे, पूरा सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सेक्शन नंबर पे गए, हेडिंग पढ़ी, भाई इतना कारावास है, इतना पनिशमेंट है, इतना जुर्माना है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। तो क्लॉज 3 बोलता है कि आईपीसी का है 412, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। ठीक है, वो चुराई हुई संपत्ति कौन सी है, जो डकैती से प्राप्त की गई है, तो 10 वर्ष तक का कारावास कम से कम होगा और आजीवन कारावास तक हो सकता है, 10 ईयर्स और एलआई की बात। अब ये देखो, यह है इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है 413, चुराई हुई संपत्ति का अभ्यास या व्यापार करना। कोई व्यक्ति रेगुलरली क्या करता है, चुराई हुई जो संपत्ति होती है उसको बेचता रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि चोर मार्केट है, वहां पर वो चीजें मिलती है, मतलब बहुत ब्रांडेड शूज वगैरह होते हैं, ब्रांडेड घड़ियां वगैरह होती हैं, वो मिल जाती हैं कि भाई सस्ते दामों पे मिल जाती है। भाई कैसे मिल जाती है, ऐसी कैसे मिल जाएगी, तो ऐसे मिल जाती है कि वो चुराई हुई होती है। ठीक है, वो चुराई हुई व्यक्ति क्या करता है, वो बेचता रहता है और अभ्यस्त यानी कि रेगुलरली ऐसा काम करता है, तो होगा 10 वर्ष तक का कारावास कम से कम और एलआई तक पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 414 है जो आईपीसी का, ये इसका सेक्शन का क्लोज है 5। क्या बोल रहा है, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। अब ए नाम का व्यक्ति है जो चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करता है, वो है मेरा दोस्त। वो आके कहता है यार तो 2 दिन इसको अपने पास रख ले, फिर क्या होगा, 2 दिन बाद में आके ले जाऊंगा। मैं सोचती हूँ यार कोई ठीक है, अपनी इसका कोई सामान रख रखा के जा रहा है। ठीक है, या फिर वो मुझे बता ही देता है कि भाई ये चुराई हुई संपत्ति, यार देख अब मेरे से गलती हो गई, तू रख ले यार, मेरी सहायता कर दे, मैं 2 दिन बाद इस माल को लेके चल जाऊंगा, इस बैग को लेके चल। तो मैं क्या करती हूँ, उसको छुपाने में सहायता अगर कर देती हूँ तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि भाई हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है चुराई हुई संपत्ति कैसे कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त की जाएगी, क्या क्या प्रोविजन है, वो सब हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थी आज हमारी क्लास। अभी क्या करेंगे, इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में बन जाएगी खिचड़ी। मैम इतना सारा आपने पढ़ा दिया, डकैती भी पढ़ा दी, चुराई हुई संपत्ति भी पढ़ा दी, न्यासभंग भी पढ़ा दिया, दुर्विनियोग भी पढ़ा दिया, और मैम इसके आप हमको कह रहे हो इलस्ट्रेशन याद कर लो, इसकी आप रेंज भी याद कर लो, इसके एमसीक्यू भी निकाल लो। तो मैम इतना सारा हम करेंगे तो हमारी बन जाएगी खिचड़ी। तो हमको खिचड़ी नहीं बनने देनी है, हमको क्या करना है, हमको याद करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी बचे हुए जितने भी प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगा है, हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अनसब्सक्राइब मत करो, सब्सक्राइब करो। क्या हो गया, अगर कुछ टेक्निकल इशू आए तभी तो मैम क्लासेस नहीं ले पाई है, जैसे ही मैम को टाइम मिलता है मैम आपके लिए क्लासेस लेके आ जाती है। ना किसी देरी के इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। 20 दिन है, 20 दिन में आप भी तैयारी करो, अपने दोस्तों को भी तैयारी करवाओ। ना किसी देरी के आज ही इसको क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ देना कि मैडम आपके द्वारा किया गया प्रयास लगा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए इस तरीके के लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।